सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और मैं आज वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। ये चैप्टर क्लास 9th का है, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के आखिरी दौर की, गाइस थोड़ी सब्र रखो, चैप्टर होने वाला है ख़त्म। तो इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, यानी कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखो गाइज, ये ना टीचर पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे जब ये क्वेश्चंस आपको एंड में डिस्प्ले होंगे तो उसके अंदर मैंने फेवर वाले पॉइंट्स में सब जो हेडिंग्स हैं वो लिखी हुई हैं। अगर आपकी टीचर कहती है कि आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है, मैं भी आपको ओरली एक्सप्लेन करूँगी, बट आपको फॉर हेल्प बता देती हूँ कि जो आपकी बुक में पेज नंबर 33 और 34 पे डेमोक्रेसी के फेवर वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं बोल्ड में, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स के ऊपर या ऊपर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो एक बार उससे रीड कर लेना अगर आपकी टीचर बोलती है कि आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है, बिकॉज ये सिंगल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी टीचर बोलती है और आपको अगर बुक से समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगी। सिंपल 2-3 स्लाइड्स होंगी जिसमें इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो अब चलो डेमोक्रेसी के फेवर में बात करते हैं और शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं इसका। तो डेमोक्रेसी के फेवर में बात हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है किसी भी चीज़ के बारे में तो गवर्नमेंट को एक तो सारी डिटेल्स लोगों तक पब्लिक करनी पड़ती हैं, साथ ही साथ अगर लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लोग अगेंस्ट हैं किसी चीज़ के, तो लोगों का हक है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें कि आपने डिसीजन क्यों लिया, इससे किसका बेनिफिट है किसका नहीं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को उनको जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं दोगे भैया अगली बार पार्टी से हटा देंगे, पावर से हटा देंगे, आप कुछ मर्जी कर लो, आप हट जाओगे। तो यही चीज़ आ जाती है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को लोगों को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने अगर ये किया तो क्यों किया, रीज़न क्या था। यही सेकेंड पॉइंट आता है, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो डेमोक्रेसी में लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा में इतना ऑपोजिशन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है ऑपोजिशन वाले ना हर एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ को ना क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये क्रिटिसिज्म होता है, जब ये डिस्कशन और डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में, तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं सामने उठ के जो नहीं होने चाहिए, और इसी की वजह से उन हर नेगेटिव एस्पेक्ट पे काम किया जाता है और इसी की वजह से बहुत बेहतरीन डिसीजन आ जाता है। ऑल्दो थोड़ा डिले होता है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है, बट डिसीजन तो भाई अच्छा बन के आता है। ऑल्दो मुझे तो नहीं लगता कि सारे डिसीजन इतने अच्छे होंगे, बट स्टिल अच्छे आते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, देखो इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, वुमेंस भी हैं, मेन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, ओबीसीज भी हैं और ट्रांसजेंडर लोग भी हैं। और हर इंसान उतना ही रिस्पेक्टफुल है, उसका कल्चर, उसकी कस्टम्स उतने ही रिस्पेक्टफुल हैं जितने हमारे कस्टम्स और कल्चर है। तो हर कल्चर में अगर जैसे अभी हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट प्लेस, कहीं राम मंदिर बनना है, पहले वहाँ पे राम मंदिर था, उसको हटा के चर्च या फिर मस्जिद बनाई गई और अब फिर मंदिर बनाया जाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, खुलकर आती हैं, तो हमें पता चलता है कि रिलीजन्स के बेसिस पे भी बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं जिनसे डील करना गवर्नमेंट के लिए ही पॉसिबल है। और अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी तो देश में सुख शांति नहीं बनी रह सकती, क्योंकि लोग लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, दंगे हो जाएंगे। तो ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे फॉर्म्स, मेथड्स निकालती है, पीसफुल मेथड्स निकालती है, जिसकी वजह से तू भी खुश मैं भी खुश हो जाता है, यानी कि हर कम्युनिटी के लोग खुश रहते हैं। अब यही अगर डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल होगा, वो बोलेगा होता है होने दो, हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि उनको पावर में है, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे कंट्री की गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लोगों ने उनको वोट करना है, लोगों ने उनको इलेक्ट करना है, वो खुद नहीं हो सकते पावर में। अब जो अगला पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ है,
हर इंसान इक्वल है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, और इसी की वजह से हमारी कंट्री में हर इंसान रिस्पेक्टफुल है, हर रिलीजन रिस्पेक्टफुल है, हर कस्टम रिस्पेक्टफुल है, और इसलिए हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। लास्ट पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। देखो भाई, अब लोग क्योंकि क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया तो भाई क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न क्या था, और अगर कोई डिसीजन लोगों को पसंद नहीं आता तो लोग गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो डिसीजन को चेंज किया जाए। तो अब क्योंकि वो डिसीजन चेंज करना पड़ेगा तो उनकी गलती थी तो वो बदलेंगे ना, और अगर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं बदलेगी तो हम अगली बार गवर्नमेंट को बदल देंगे। तो लोगों के पास ये राइट है कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो वो उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में बदला जा सकता है। अब इस पूरे इतने बड़े ऐसे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं गाइस, दिल थाम के बैठिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो जो लीडर्स हैं डेमोक्रेसी में वो चेंज होते रहते हैं। तो एक लीडर ने पहले कोई पॉलिसी शुरू कर दी थी, अब वो आधी हुई है, तो अगला वाला आके उसको कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, उसके बनाए हुए लॉज को मानेगा नहीं मानेगा, वो डिपेंड करता है। इसकी वजह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है मोरालिटी का, पावर प्ले चलता है भाई, वहाँ पे लोग पैसे के लिए खेलते हैं। वहाँ पर लोगों की फीलिंग्स और उनके इमोशंस के साथ साथ लोगों की पावर, जो लोगों ने उनको पावर दी है कि आप लीडर हैं उसको यूज़ कीजिए, उसका भी गलत यूज़ करते हैं। करप्शन बहुत है भाई, यहाँ पे कोई सेवा भाव से काम नहीं करता है, सब अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। एंड दिस इज द फैक्ट। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि इंडिया इज़ फुल ऑफ करप्शन। इंडिया में कोई भी पार्टी विदाउट करप्शन काम नहीं करती है। अगर पहले भी पार्टीज करप्शन करती थी तो नो डाउट इंडिया में अभी मोदी जी का रूल चल रहा है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मोदी जी की पार्टी में करप्शन नहीं है। हो सकता है मोदी जी ना करते हों, बट हो सकता है बाकी लीडर्स करते हों। हर बार किसी पार्टी के जाने के बाद ही दूसरे के राज खुलते हैं, तो आगे भी खुलेंगे, देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है एक डिसीजन लेने से पहले। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत डिस्कशन और डिबेट्स होती हैं, इसी की वजह से डिसीजन मेकिंग में डिलेज होते हैं। और यही है हमारा तीसरा पॉइंट। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्टेड लीडर्स जो हैं वो जानते हैं कि लोगों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। उन्हें पता है राइट टू एजुकेशन देना बेस्ट इंटरेस्ट है, क्योंकि लोगों को पढ़ाना ज़रूरी है। बट उनको ये नहीं पता कि किस टाइप की एजुकेशन हर बंदा डिज़र्व करता है, या किस जगह पे किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्योंकि हर टाइप के इंटरेस्ट के बारे में लीडर्स को जानकारी नहीं है, इसकी वजह से कई बार बहुत बुरे डिसीजंस भी सामने आते हैं। एंड दिस इज़ द फैक्ट। अब हर नेता को छोड़ना पता होगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। सेम। अब ये तो फिफ्थ पॉइंट तो वापस रेपिटेशन ही आ जाता है कि डेमोक्रेसी में पैसे के लिए लोग खेलते हैं, वहाँ पे बहुत करप्शन है, इलेक्ट्रल कंपटीशन है, सिर्फ जीतने के लिए, पार्टी में आने के लिए, उसकी पावर को यूज़ करने के लिए लोग यहाँ काम कर रहे हैं। नो वन इज़ केयरिंग अबाउट यू, योर फ्यूचर, योर फैमिली, नो वन केयर्स। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करप्शन ही करप्शन है, सिर्फ लोग अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और जो लास्ट पॉइंट आता है और इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है गाइज, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसका मतलब सिंपल है कि जो आम आदमी है उसको भी बहुत अच्छे से नहीं पता होगा कि उनके लिए बेस्ट क्या है, और आम आदमी बनता है आके जाके नेता, तो उसको भी नहीं पता कि सबके लिए अच्छा क्या है। तो उनको अकेले अपने बेसिस पे सब कुछ डिसाइड करने का हक नहीं है, उन्हें सबका सोच के ही काम करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट इन दिस चैप्टर। सो गाइज़, मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करके दे दिया है। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। उम्मीद करती हूँ आपने सारे पार्ट्स अच्छे से सुने होंगे और समझे होंगे। तो अब आप लोगों के सामने आने वाले हैं इस सारे क्वेश्चन आंसर्स, मतलब इस पूरे इतने बड़े से चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इन क्वेश्चन आंसर्स में से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट विद इन 1 डे क्लियर कर दूंगी। और गाइज़, आप सबको मैं जानती हूँ रेन ऑन द रूफ पोएम चाहिए और मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, बट एक्चुअली में वो पोएम थोड़ी बोरिंग है और थोड़ी अजीब सी है। मतलब मुझे खुद को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज वो पोएट की मदर के साथ उनकी जो मेमोरीज़ हैं उन पे बनी हुई है। एंड किसी की मेमोरीज़ को अगर आपको एनिमेशन या उसको एक वीडियो देनी होती है तो आपको टाइम लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा समझो, मैं वीडियो पे काम कर रही हूँ, लगातार बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों के पास बेस्ट कंटेंट पहुँचे। तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि बेस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो
अभी आप क्वेश्चन आंसर्स देखो, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख चुके हो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर में से आते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। इस वीडियो को लाइक कर देना। इससे पिछले वाली वीडियोस को अगर अब तक नहीं देखा है तो जाके देखो और इस चैप्टर को समझो, और उन वीडियोस को भी लाइक कर देना अगर आप लोगों को चैप्टर समझ आया हो और अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया है कि 20 जुलाई से पहले अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कर दिए तो मैं विद इन अ 1 डे मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर या पोएम अपलोड कर दूंगी, एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और हाँ, आप लोगों को मोस्टली पता चली गया होगा कि मैं अब +1 में हो चुकी हूँ, और 15 जुलाई को या उससे पहले हमारे 10th बोर्ड रिजल्ट्स का रिज़ल्ट मतलब 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ सकता है। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे लिए प्रे करना कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, और मेरी तहे दिल से दुआ है कि आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी रहे और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाते रहें और आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल बने। तब तक के लिए बाय बाय, रब रखा।